आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है G7, ठीक है। G7 के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे G7 क्या है, इससे संबंधित जो हिस्ट्री है वो देखेंगे। G7 का स्ट्रक्चर क्या है, प्लस वो कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है उसको भी समझेंगे। G7 है, उसके समय अभी कौन से चैलेंजेज है, किस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है उसको, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आलोक रंजन और जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो जो पहला है, सबसे पहले समझेंगे कि G7 एक्चुअली है क्या, ठीक है। जो G7 है, G7 एक्चुअली मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 वो दुनिया की 7 सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, ठीक है। सबसे विकसित का मतलब ये नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी में, जैसे नॉमिनल जीडीपी में तो चाइना नंबर 2 पे है, या फिर जैसे इंडिया नंबर 5 पोजीशन पे है, ठीक है। एक्चुअली जब ये बना था उस समय सारी अर्थव्यवस्थाएं जो इसकी मेंबर है वो सारी हाईली डेवलप्ड थी, ठीक है ना, इन कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम में, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम में ये जो जितने भी देश हैं G7 के मेंबर, वो सब बहुत रिच है, ठीक है ना। और चाइना, इंडिया इन सब देशों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है। लगभग 38% वर्ल्ड पॉपुलेशन का चाइना और इंडिया का ही है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कौन कौन से मेंबर इसके देश है, तो आपको समझ में आएगा कि ये देश कैसे पर कैपिटा इनकम में इंडिया और चाइना से डेवलप है। देखिए इसके मेंबर है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये कुल 7 ऐसे देश हैं जो इसके मेंबर है, इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पे देखिए एशिया से एक देश है जैसे कि जापान, एशिया से सिर्फ एक ही देश है, जापान है। नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये मैक्सिको, यूएस है, ये कनाडा है। तो यहाँ से 2 देश हैं, एक यूनाइटेड स्टेट, एक कनाडा, ठीक है ना। और यूरोप के 4 देश है, ठीक है, जो एक ही पास है। इटली है, जर्मनी है, जर्मनी के बगल में फ्रांस है, और ऊपर ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी कि यूरोप के 4 देश है, नॉर्थ अमेरिका के 2 देश है, और एक देश एशिया का है, वो है जापान, ठीक है। तो ये सारे जो मेंबर है ना, ये इसके मेंबर है। इसके अलावा जो इसका गठन हुआ था, इसका इसका फॉर्म हुआ था 1975 में हुआ था। हालांकि इससे रिलेटेड और भी बातें हैं जो हम जस्ट थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही समझते हैं। जो इसका गठन 1975 में हुआ था, और उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं थी जो मैंने अभी आपको बताया, जो हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी थे। उन्होंने जो विश्व के अलग अलग मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, उन पे डिस्कशन करने के लिए एक इनफॉर्मल स्टेज बनाया, अनौपचारिक मंच है, ठीक है ना। अनौपचारिक मंच का मतलब ये है कि ये इसकी बातें पूरे विश्व पे कानूनी रूप से लागू नहीं होती, ठीक है ना, या फिर इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके तहत क्या क्या होती है, जैसे बताया कि जो विश्व का फाइनेंशियल सिस्टम है, आर्थिक व्यवस्था, उस पर बात होती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे बात होती है, जो एनर्जी पॉलिसी है उस पर बात होती है, ठीक है ना। तो और ये एनर्जी पॉलिसी वो मुद्दा है जिसकी वजह से इसकी एक्चुअल शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये जो समूह है ना, ये खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज बोलता है। वैसे सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू वाले बोलते भी हैं, ये तो डिस्कशन का मैटर है। तो अपने मतलब एक ज्यादा मूल्यों का सम्मान करने वाला समुदाय बताता है। और G7, और ये बोलता है कि सबसे ज्यादा इम्फेसिस जिस पे होना चाहिए वो है कि जो ह्यूमन फ्रीडम है, ठीक है ना, ह्यूमन लिबर्टी है, या जो सिक्योरिटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेमोक्रेसी, यही एक मुद्दा है ना, डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से चाइना इसका मेंबर नहीं है। हालांकि रूस इसका मेंबर कैसे बन गया, रशिया इसके मेंबर कैसे बन गया, इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका एक्चुअली डिस्कशन है कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि इससे संबंधित इसके हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका हिस्ट्री। सबसे पहले तो जो G7 है, इसकी उत्पत्ति हुई थी 1973 में, तेल संकट को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना। आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि 1945 के बाद से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है ना, और ब्रिटेन की एक तरीके से समझिए कि पावर बहुत कम हो गया, और यूएसए की हेजेमनी स्टार्ट हो गई विश्व में। तो जितने भी कॉलोनाइज कंट्रीज थे, जैसे इंडिया था, पाकिस्तान था, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में घाना, साउथ अफ्रीका, या इधर इंडोनेशिया, जितने भी कॉलोनी थी ना, जिनको गुलाम बना के रखा हुआ था ज्यादातर इंग्लैंड ने या फिर फ्रांस ने, ठीक है ना। तो ये सारे देश आजाद होने लगे, और सारे देश आजाद होने लगे, उसको से इकोनॉमिक जो सिस्टम और इकोनॉमिक तरक्की सारे देशों में होने लगी। तो एनर्जी कंजप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और एनर्जी कंजप्शन एकाएक बहुत बढ़ गया, ठीक है।
और 1970 आते आते जो ऑयल का जो कंजप्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, इसकी शॉर्टेज दुनिया को फील होने लगी थी, ठीक है ना। और उस समय इतना बड़ा इतने बड़े मात्रा में, चाहे सऊदी अरबिया हो या यूएई हो या ईरान हो, वहाँ इतनी बड़ी मात्रा पे तेल का मतलब उसको रिफाइन नहीं किया जाता था। तो तेल का संकट सामने आया। उसी संकट को ध्यान में रखते हुए शुरू में 5 देश जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, आपको ध्यान होगा कि उस समय जर्मनी 2 हिस्सों में बटा था क्योंकि लड़ाई चल रही थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, जिसको हम सामान्यतः कोल्ड वार बोलते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमी जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक अनौपचारिक बैठक की थी और वहां पे चर्चा की थी कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन सब बातों का, इन जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करे। जो उस समय का कंटेम्प्रेरी मामला था जो वो था तेल संकट, ठीक है। 1975 में इसकी वास्तविक शुरुआत हुई। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इसको बुलाया था और फ्रांस के एक शहर में इसकी मीटिंग हुई और वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और वहां पे जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय इसमें 6 देश थे, ठीक है ना। फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और जापान और इटली, ठीक है। एक वर्ष बाद अगले साल इसकी बैठक हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में 1965, और ये प्यूर्टोरिको में हुआ था। जैसा प्यूर्टोरिको है ना, अमेरिका का ही पार्ट है, लेकिन वो अमेरिका से अलग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप, ठीक है। ये अपने यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है ना। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। और देखिए प्यूर्टोरिको यहाँ पे है, ये कैरिबियन कंट्रीज है। यहाँ पे लैटिन कंट्रीज के पास में ये है प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको है अमेरिका के आधिपत्य में ही, लेकिन ये एक अलग आइलैंड है, ठीक है ना। तो यहीं पे इसकी यहीं पे इसकी मीटिंग हुई थी और उसमें क्या किया गया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ था कि जो कनाडा है, ठीक है ना, इसको इसका मेंबर बना दिया गया। और इस तरीके से जब कनाडा जुड़ा तो इसमें 7 मेंबर हो गए और तब से इसका एक्चुअल नाम G7 हो गया, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूरोपीय संघ, ठीक है ना, इसका गैर गणनीय या फिर नॉन एन्यूमरेटेड सदस्य है जो 1981 में 1981 में इसका पूर्णकालिक भागीदारी मतलब पूरी तरीके से इसका मेंबर बना। नॉन एन्यूमरेटेड का मतलब होता है ना वो देश या फिर वो संघ जो इसमें सम्मिलित है लेकिन उसको नंबर में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जब भी G7 की बात होती है तो वो 7 देशों की ही बात होती है, जो मैंने बताया ये वाले 7 देश, ठीक है ना। लेकिन इसमें यूरोपीय संघ का काउंट नहीं किया, इसलिए इसको नॉन एन्यूमरेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इसका मेंबर है। उसके बाद एक और घटना घटी, ठीक है ना। जब G7 में एक बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल क्या था, मैंने बताया आपको कि 1945 में ये वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और तब से जब से खत्म हुआ यूएसएसआर जो आज का रशिया है और यूएसए, इन दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया था, ठीक है ना। और कंपटीशन में क्या होता था, कुछ देश वो अपने पक्ष में करता था, ये कुछ देश अपने पक्ष में करता था। वो हथियार बनाता था, ये भी हथियार बनाता था। ये जो युद्ध शुरू हुआ ना, इसी युद्ध के लिए जो नाम दिया गया, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है ना। और एक कोल्ड वॉर चलता रहा। दरअसल ये कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म यानी यूएसएसआर और कैपिटलिज्म यानी अमेरिका, ठीक है। तो ये युद्ध चलता रहा ना, वो चलते 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 धीरे धीरे 1980s के बाद से 1985 के बाद से जब मिखाइल गोर्बाचेव इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे यूएसएसआर के, तब से ये यूएसएसआर कमजोर पड़ने लगा था, ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो भी सहयोगी देश थे वो पावरफुल होने लगे थे, ठीक है ना। और 1991 आते आते यूएसएसआर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, ठीक है। और उसके डिवीजन हो गया 15 देशों में, वो कोलैप्स कर गया। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि एक मैप की तरह समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, पहले जो यूएसएसआर था ना ये पूरा हुआ करता था। देखिए ये अपना प्यारा भारत और ये जो सारे कंट्रीज थे ना ये यूएसएसआर हुआ करते थे 1991 के पहले। और ऐसा देखिए टोटल 15 यूएसएसआर टोटल 15 देशों में बट गया। ये जो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है ना, जो यूक्रेन या फिर इधर जितने सारे तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना, ये सारे जो देश थे ना ये पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, लेकिन 1991 में इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, ठीक है ना। और इसीलिए आप ध्यान देंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो मामला है ना वो यही से समझ में आता है। उसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आप समझ सकते हैं यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था, लेकिन 1991 में ये कोलैप्स कर गया और यूनाइटेड स्टेट्स लेड जो टीम थी वो जीत गई। तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और G7 के अन्य मेंबर ने ये कोशिश की और शुरुआत की कि बाकी देश जो रशिया बच गया है, ठीक है ना, और बाकी जो यूएसएसआर के देश है उनको भी G7 के तहत लाया जाए, उनको भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, ठीक ना। और वही सहयोग बढ़ाने के लिए 1991 में पूर्वी और पश्चिमी जो देश थे, ठीक है ना, जो यूरोप का ही पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा था,
उनसे सहयोग बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया था। और 1997, ठीक है ना, वो देश था जब, वही वो समय था 1997 इम्पोर्टेंट, जब रसिया को G7 में जोड़ा गया और तब से इसका नाम हो गया G8, ठीक है। लेकिन 15-16 साल बीतते बीतते 2014 में घटना घटी। एक दरअसल हुआ क्या था कि 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे हमला कर दिया। देखिए यहाँ पे इस मैप से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्रीमिया है, पहले यूक्रेन का, ये 1991 का यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये ब्लैक सी में जाने के लिए रसिया ने, और यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए रसिया ने क्रीमिया पे, ये वाला जो हिस्सा है ना क्रीमिया का, इस पे रसिया ने कैप्चर कर लिया 2014 में, ठीक है ना। और इसी की वजह से सॉरी, इसी की वजह से जो G7 के मेंबर थे उन्होंने रसिया को G7 से G8 से बाहर कर दिया और फिर से ये G7 बन गया, ठीक है। तो ये इससे संबंधित हिस्ट्री है। अगला जो है कि एक्चुअली ये क्या करता है, ठीक है ना, G7 काम क्या करता है। देखिए G7 जो है ना, वो जो G7 है वो उसके मंत्री या फिर जो उसके ब्यूरोक्रेट है ना, ये मिल करके आपसी हितों से संबंधित और वर्ल्ड से संबंधित एक साल में एक बार चर्चा करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, ठीक है। जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे पिछले साल जर्मनी था, इस वर्ष जापान है, ठीक है ना। और ये दो दिन की होती है, ठीक है ना। ये पूरी जो चर्चा होती है, सम्मेलन होता है, वो 2 दिन का होता है। इसमें ऊर्जा नीति पे बात होती है, ठीक है ना। आज के डेट में जो भी जब शुरुआत हुआ तो भी ऊर्जा नीति को लेकर हुआ था, तेल संकट को लेकर, और आज भी चूंकि एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा मैटर है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में बात होती है, HIV एड्स पे बात होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अब तो कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ठीक है ना। इसके बाद से जो वर्ल्ड सिक्योरिटी है, ग्लोबल सिक्योरिटी, उस पर बात की जाती है। ये सारी लोग मिलते हैं और इन सब चीजों पे बात करते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से अपनी चौधरी बनने का प्रयास करते हैं। शिखर सम्मेलन के अंत में, खैर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। शिखर सम्मेलन का जब अंत होता है उसमें एक सूचना जारी की जाती है, एक बुलेटिन जारी किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें उन बिंदुओं को हाईलाइट किया जाता है ना जिसपे सामान्य सहमति बन गई है, ठीक है ना, जिसपे सारे देश कंसेंट बना लिए हैं। मान लीजिए 10 पॉइंट पे चर्चा हुई और 5 पॉइंट पे सबने कहा कि हाँ ये इस पे हम अग्री करते हैं, तो उन बिंदुओं को लास्ट में वो कर दिया जाता है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, बुलेटिन में बताया जाता है, ठीक है। जो सम्मेलन है ना, इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से देश हैं? एक तो G7 के सारे मेंबर भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, ये लोग भी इसकी अध्यक्षता में शामिल है, ये लोग भी इसके में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो मेजबान कंट्री होता है, जो होस्ट कंट्री होता है, ठीक है ना, जैसे पिछली बार जर्मनी था, इस बार जापान है, ठीक है ना। ये क्या करता है, अपनी तरफ से कुछ अन्य देशों को एज ए गेस्ट इसमें आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इस बार इंडिया G20 का मेंबर है, ठीक है, 2023 में। तो इंडिया ने कुछ देशों को इनवाइट किया एज ए गेस्ट, जैसे ओमान को, UAE को, मालदीव्स को, बांग्लादेश को, ठीक है ना। इस तरीके से और भी देशों को किया है। इस तरीके से ये देश भी कुछ देशों को इनवाइट करते हैं। विशेषतः ये चाइना को, भारत, मैक्सिको और ब्राजील को इनवाइट करते हैं। आजकल चाइना से चूंकि संबंध थोड़े से ठीक नहीं चल रहा है, तो भारत को, लेकिन जैसे पिछली बार मोदी गए थे, इसके पिछले बार भी भारत के प्राइम मिनिस्टर गए थे, इस बार चूंकि जापान इसका मेंबर अध्यक्ष है, तो ऑब्वियस बात है कि भारत भी इस बार भी उसका मेंबर, मतलब इसमें उसका गेस्ट में होगा ही होगा, ठीक है। जो G7 का शिखर सम्मेलन है ना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर वर्ल्ड बैंक है, ये लोग भी इसमें एज अ गेस्ट आमंत्रित किए जाते हैं, ताकि इनके साथ मिलके पार्टिसिपेशन किया जाए और G7 को और रोबस्ट बनाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया G7 एक्चुअली काम क्या करता है। अब आगे देखते हैं कि G7 जो है ना, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, G7 के सामने चुनौतियां क्या क्या है। तो सबसे पहले जो G7 है, इनमें कई मामलों में तो आम असहमति है, खुद ही असहमति है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब ये बना था तब असहमति के बिंदु कम थे, क्योंकि उस समय ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे, बाकी सारे देश मतलब इनके बराबर खड़े नहीं हुए थे, या फिर इनके बहुत सारे जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग नहीं थे। लेकिन समय बढ़ने के साथ अब सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो गया है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो इन असहमतियां बढ़ गई, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो गए थे, जो कनाडा में मीटिंग हुई थी उसी में, और उनके अन्य देशों के साथ ये मतभेद हुए। एक्चुअली जो नाराज हुए थे ना, उसका मेन पॉइंट है इन्वायरमेंट, ठीक है ना। दरअसल इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन चूंकि यूएसए सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ऐसे में ऐसा कोई बिंदु आया था जिसमें कार्बन एमिशन कम करने के लिए
वैसे कंपनियों पे प्रतिबंध लगाने की बात होती है जो कार्बन एमिशन करते हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ, तो ऐसे में उनके लिए ये कानून इस पे हस्ताक्षर करना मुश्किल है। इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ हो गए थे, ठीक है ना? इसकी आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि जो मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दे हैं, इस पे बात नहीं होती है, ठीक है? हालाँकि इस पे बात नहीं होने का कारण ये है, जैसे सपोज़ कीजिए कि इंडिया इसका मेंबर है, मतलब मेंबर नहीं है पर इसमें गेस्ट है। अब जब चूँकि इंडिया वहाँ पे मौजूद है, तो ऐसी कोई बुलेटिन या ऐसी कोई चर्चा नहीं हो सकती जो अगेंस्ट रशिया हो, ठीक है? क्योंकि इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से चाइना है। इनफैक्ट जी7 के अपने ही देश जैसे जर्मनी, ठीक है ना? जर्मनी के चाइना से बहुत से ट्रेड रिलेशन है, ठीक है ना? अब जर्मनी भी नहीं चाहेगा कि चाइना के खिलाफ कोई ऐसी बात हो, ठीक है? जिससे जर्मनी और चाइना का ट्रेड संबंध खराब हो। इसलिए यहाँ पे वैश्विक राजनीतिक पे बात नहीं हो पाती। इसके और जो चुनौती है, इसकी और कमी भी कह सकते हैं कि अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिकी देश है, मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध, इसके देश इस समूह में हिस्सा नहीं है, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है। तो इसके जो सदर्न मोस्ट हेमिस्फीयर, सपोज कीजिए कि यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है ना? तो इसके नीचे वाले को दक्षिणी हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो साउथ अमेरिका है, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, फिर जो अफ्रीका का कंट्रीज है, ठीक है ना? ये फिर पूरे एशिया में देख लीजिए सिर्फ एक जापान इसका मेंबर है, यहाँ पे जापान है, ठीक है? ये एक मेंबर, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर नहीं है। तो ऐसे में इसकी क्या बोलते हैं, रेलेवेंस वैसे भी कम है, क्योंकि इतने बड़े देश, इतने सारे देश इसके मेंबर नहीं है। ऐसे में ये अपने किसी भी ये वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम्स पे चर्चा कैसे कर सकता है, ठीक है ना? और कैसे वो इफेक्टिव बना सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। इसके चुनौती ये कि चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था और इन्फ्लुएंशियल कंट्री जो सेकंड और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर है। चाइना दुनिया का नंबर 1 है पीपीपी में, परचेजिंग पावर पैरिटी में। इंडिया तीसरे नंबर पे, ठीक है ना? तो ऐसे कंट्रीज को, जहाँ पूरा यूरोप और अमेरिका अपना सामान बेचता है, ऐसे कंट्रीज को अभी ऐसे कंट्री इसमें शामिल नहीं है, ठीक है? तो इन कंट्रीज की समस्याओं का समाधान जी7 कैसे कर पाएगा? इसके अलावा वैश्विक चुनौतियां हैं, पर्यावरण को लेकर के जी7 के कोई बहुत प्रभावी आता कोई कदम नहीं आया। युद्ध रोकने में नाकाम रहा है, यूक्रेन उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टेररिज्म को रोकने में नाकाम रहा है, ठीक है? इटली और जर्मनी जैसे देश, इनफैक्ट अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, जो भारत के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ाता रहा है, ठीक है? इसके अलावा कि जो इन सबका प्रॉब्लम है वो है कि जी7 एक अनौपचारिक समूह है, ठीक है ना? और इसमें की गई किसी भी निर्णय को ना वो बाध्यकारी नहीं है, लीगली बाइंडेड नहीं है, ठीक है? ऐसे में कोई अगर नियम बन भी जाए तो बाकी देश इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? यही प्रॉब्लम जी20 के साथ भी है और वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन के साथ है। इनके जो डिसीजन वो लीगली बाइंडेड नहीं है। देखिए पूरे डिसीजन भले ही लीगली बाइंडेड ना हो, पर आंशिक रूप से कुछ डिसीजन जो इंपॉर्टेंट है उसको तो लीगली बाइंडेड करना ही चाहिए। अन्यथा ये सारे प्रदेश सिर्फ मीटिंग, ये जितने इंस्टीट्यूशन है सिर्फ मीटिंग करेंगे, इसका कोई खास लाभ देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है कि जी7 है ना, इसकी शक्तियां कमजोर कैसे हुई? धीरे धीरे समय के साथ इसकी शक्तियां कमजोर कैसे हुई? देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी पावर होता है ना, पावर सापेक्षिक होता है, रिलेटिव टर्म में उसको मापा जाता है, ठीक है? तो जब ये बना था 1975 के आसपास, उस समय जनरली यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और यूएसए, इन्हीं की हेजेमनी थी पूरे देश में, पूरे विश्व में समझ लीजिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी सारे एशियाई कंट्रीज लाइक चाइना सबसे अच्छा एग्जांपल है, या फिर इंडिया आफ्टर 2000, ठीक है ना, या सऊदी अरबिया 2000 ईस्वी के बाद से ये कंट्रीज का उभार होने लगा। तो धीरे धीरे ये कंट्री उनके बराबर होती गई, तो उन कंट्रीज का पावर अब कम दिखने लगा। तो जब उन कंट्रीज का पावर कम हुआ तो धीरे धीरे उस संगठन की पावर भी कमजोर होती गई। इसके अलावा जो पॉइंट है कि जी 2008 में जी20 ने जो खाद्य जो मुद्रास्फीति हुई थी, ठीक है ना, उसको लेकर के एक चर्चा की थी। लेकिन जो 2008 में वित्तीय संकट आया था, फाइनेंशियल जो एक क्राइसिस आया था अमेरिका की वजह से, लेमन ब्रदर्स का मामला बहुत फेमस था, उस पे उन्होंने चर्चा नहीं की। क्यों नहीं चर्चा? क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि वहाँ जो फाइनेंशियल रेगुलेशन में प्रॉब्लम आई है उसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है? जबकि जी20 ने उसी वर्ष अमेरिका को संबोधित करते हुए बोला था कि अपने जो वित्तीय बाजार है ना उसमें आप रेगुलेशन या विनियमन कीजिए। तो जी20 ज्यादा मुखर होकर आया था। ऐसे दुनिया को लग रहा है कि जी20 संस्था धीरे धीरे ज्यादा दुनिया के हित की बात कर रही है और जी7 कम कर रही है। जी20 का उभार हुआ और जी7 धीरे धीरे नीचे चला गया, ठीक है?
जैसे ये तो मैंने अभी बताया कि G20 में जो बड़ी इकोनॉमी जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील है, ठीक है ना, इनका उभार होता जा रहा है। और G7 इनके उभार ने क्या किया है ना कि G7 और पश्चिमी देश इनके वर्चस्व को, इनकी हेजेमोनी को धीरे-धीरे चुनौती देनी शुरू की। अरे ग्राफ के माध्यम से समझिए, ठीक है। ये देखिए ये ग्राफ है, एक सेकंड में इसके अगल-बगल की चीजों को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये ग्राफ समझिए, ये देखिए ग्राफ इकोनॉमिक चीज को दिखाता है कैसे 1990 के बाद से G20 के देश है, इनकी जो ग्रोथ है वो लगभग थोड़ा सा 2008 में कम हुई थी और लगभग स्टेबल बनी हुई है, जबकि G7 का ग्रोथ रेट और जीडीपी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, ये भी दिखाता है कि G7 की हेजेमनी अब उस तरीके से नहीं रही और G20 की बढ़ती जा रही है। अगला है, देखिए किसी भी प्रॉब्लम पे बात करने के बाद उसका वे फॉरवर्ड बताना जरूरी होता है कि आगे क्या है, उस संस्था को बंद कर देना चाहिए, फिर उसमें कुछ सुधार करके उसको अच्छा किया जा सकता है। तो बेस्ट वे तो यही होता है कि उसमें सुधार करके अच्छा कर दिया जाए, ठीक है ना। क्या क्या सुधार इसमें किए जा सकते हैं कि जितनी भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था है जैसे चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, इनको भी इससे जोड़ा जाए। ठीक है, इसके अलावा G20 के साथ और संबंध प्रगाढ़ किए जाए। G20 से कोई कंपटीशन न शुरू कर दे, ठीक है, बल्कि इसको और कोऑर्डिनेशन के लिए इसके साथ मिलकर काम करें। इसके निर्णय को कानूनी बाध्यता दी जाए। ये मैंने अभी बताया कि लीगली बाइंडेड नहीं है, ये काम तो G20 को भी करना चाहिए। इसके जितने भी नियम बने या बने वो कानूनी रूप से बाध्य हो सारी देशों के लिए। मैंने फिर बताया कि अगर सारे नहीं तो कम से कम कुछ बिंदुओं पे तो लीगली बाइंडेशन होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे में कोई देश इसको मानेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो समस्याओं पर चर्चा होती है तो अमेरिका और यूरोप से आगे बढ़ के जो अन्य डेवलपिंग कंट्री है और कंटिनेंट है जैसे कि लैटिन अमेरिका है, ठीक है ना, या फिर अभी मैंने बात की कि अफ्रीका है या एशिया के बहुत सारे कंट्रीज है, उनके प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने की जरूरत है, उनके रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा पीजीआई जैसे कार्यक्रम जो हाल ही में G7 ने शुरू किया, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। अब ये पीजीआई कार्यक्रम क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। पीजीआई का फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दरअसल G7 ने एक फंड बनाया है, बनाने की कोशिश की, एक $600 बिलियन, ये ह्यूमंगस अमाउंट है, ठीक है ना, $600 बिलियन 2027 तक, जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री है ना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, जो भी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए G7, क्योंकि ये सारे अमीर देश हैं, तो इन्होंने $600 बिलियन का एक फंड बनाने की बात की है। तो इससे क्या होगा ना, इससे G7 का भरोसा, G7 के प्रति लोगों का भरोसा और बढ़ेगा और G7 अपनी बातों को और अच्छे से स्थापित कर पाएगा और वास्तव में विश्व व्यवस्था को अच्छे से चलाने में अपनी भूमिका निभा पाएगा। हालांकि ये जो G7 $600 बिलियन खर्च कर रहा है, ये दरअसल काउंटर कर रहा है चाइना के एक OROB प्रोग्राम को। OROB बोलते हैं वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, जो चाइना कर रहा है, जिसके तहत चाइना एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बना रहा है पूरे एशिया से लेकर के यूरोप तक, ठीक है ना, और पूरे अफ्रीका में। तो चूंकि पूरी दुनिया चाइना की तरफ टिल्ट ना हो जाए, चाइना की हेजेमनी क्रिएट ना हो जाए, उसको काउंटर करने के लिए G7 ये फंड बना रहा है। हालांकि जो भी कर रहा है, अगर ऐसे फंड को वास्तव में, ऐसे कार्यक्रम को वास्तव में अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा तो इसकी क्या बोलते हैं, रेलेवेंस बना रहेगा और G7 एक प्रभावी संस्था बनी रहेगी, ठीक है। ये था पूरा G7 के बारे में डिस्कशन। ये जो ग्लोबल समिट है या फिर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक सीरीज है, उसके तहत ये सारे चीजें बनाई जा रही है। इससे पहले G20 पे के संबंधित भी वीडियो बनाया गया, तो अगर जिसको G20 को समझना हो वो हमारे पिछले वाला वीडियो देख सकता है जिसमें G20 के बारे में दिया गया, ठीक है। तो आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू।